हेलो बच्चों, कैसे हो सब? एकदम मजे में। चलिए, तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। मतलब कि अगर आपको एक बार मैग्नेट दिया जाए तो उसकी एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, यस और नो, वो हम यहां पे पता लगाना चाहते हैं। ठीक है। अभी क्या है कि अब तक तो हमने वो सोलेनोइड की वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है वो निकाल लिया है। फिर हमने रिंग के द्वारा रिंग के एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है वो भी निकाल लिया है। क्योंकि यहां पे हम जो स्टडी करने वाले हैं, यहां पे हम ऐसा ही स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं कि जो यहां पे डाइपोल की तरह एक्ट कर सकते हो, यस और नो। उसमें पहला नाम आता है हमारा बार मैग्नेट। हमने इसके आगे वाले लेक्चर में देखा था कि ये जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट की फील्ड लाइन कैसी होती है। हमने देखा था कि बार मैग्नेट की फील्ड लाइन सोलेनोइड की फील्ड लाइन को मिलती जुलती आती है, मतलब कि हम सोलेनोइड को बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बार मैग्नेट वो एक ऐसा अजूबा है कि जिसको हम डाइपोल बोल सकते हैं, उसके पास दोनों पोल होते हैं। और मैंने वो भी बताया था कि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर किसी भी मैग्नेट की कि अगर आप बार मैग्नेट को बीच में से काट देते हो तो हकीकत में वो दोनों अलग मैग्नेट बन जाएंगे। उनके दोनों अलग नॉर्थ एंड साउथ पोल आ जाएंगे और वो दोनों छोटे टुकड़े भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। कभी भी अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, यस और नो, ऐसा हमने देखा था। तो अभी बात ये निकल के आती है, देखो सोलेनोइड एक इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलता है वो तो हमने डिराइव कर लिया था आगे वाले चैप्टर में ही, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क है। वहां पे सोलेनोइड में से करंट को पास करवाया जाता था और फिर उसका सहारा लेके, क्योंकि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह ट्रीट होती है, बिहेव करती है, इसीलिए हमने उसकी एक्सिस के ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, दैट इज म्यू जीरो एन आई, मुन्नी। याद करो, मुन्नी। यहां पे ऐसा नहीं बोल सकते, यस और नो। यहां पे हमें बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर, अगर मैं कहीं पे बार मैग्नेट रख दूं तो उसकी एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट पसंद कर लो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है, वो अगर मुझे निकालना है तो हां, यहां पे निकालने के लिए मैं सोलेनोइड का यूज करूंगा। क्योंकि मैंने देखा इसके आगे वाले लेक्चर में, मैंने देखा भी था कि भाई बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइन होती है वो सोलेनोइड की फील्ड लाइन से मिलती जुलती आती है, यस और नो। तो आप सोलेनोइड के स्ट्रक्चर को अगर आप समझते हो तो आप बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बार मैग्नेट की वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आसानी से निकाल सकते हो। तो भाई है बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जो स्टडी करने वाले ना वो सारी चीजें वो बार मैग्नेट के रिलेटेड आएगी कि भाई बार मैग्नेट को अगर हम यूनिफॉर्म, वो एक तो पहले तो बार मैग्नेट जो भी है वो बार मैग्नेट एक डाइपोल की तरह ट्रीट कर हो सकता है, तो उसकी डाइपोल मोमेंट कितनी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है डाइपोल मोमेंट की। फिर बार मैग्नेट को अगर मैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कोई किसी अदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको अगर मैं प्लेस कर देता हूं तो उसके बाद टॉर्क कितना लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे पहला टॉपिक शुरुआत करेंगे बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अभी कंफ्यूजन ये है कि भाई बार मैग्नेट के डायमेंशन तो हमें पता नहीं होते, मतलब कि वो कैसे हम उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाएंगे, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मान लो कि आपको इतना दिया गया हो कि भाई ट्वाइस एल लेंथ का एक बार मैग्नेट आपके पास है, यस और नो। तो उसकी वजह से किसी एक्सिस के ऊपर, उसकी जो एक्सिस है उसके ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप कोई पूछता है तो आप कैसे बता पाते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सोलेनोइड की वजह से आने वाला फील्ड कितना होता है वो पता है, तो कहीं ना कहीं हम सोलेनोइड पढ़ चुके हैं, सोलेनोइड के स्ट्रक्चर को ही यहां पे कंसीडर करेंगे। और वो सोलेनोइड की वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर आप तुरंत बोलोगे कि सर वो तो मुन्नी आता है, म्यू एन आई। नहीं, नहीं, वो हमने एजम्पशन वगैरह लेके सॉल्व किया था, मतलब कि एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हमने एजम्पशन लिया था कि वो एक इनफाइनाइट सोलेनोइड है, ठीक है, वो एक इनफाइनाइट सोलेनोइड है। तो उस तरह से हमने एजम्पशन लेके ट्रीट किया था, तब जाके हमें म्यू जीरो एन आई मिला था। यहां पे ऐसा नहीं है, बार मैग्नेट सोलेनोइड से मिलता जुलता है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है ना वो अलग है। बार मैग्नेटिक मटेरियल है, वो सोलेनोइड के अंदर करंट को फ्लो करवाने के बाद हम उसको मैग्नेट बना सकते हैं, यस और नो। तो सीधी सी बात है कि स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा क्या बहुत डिफरेंट है। लेकिन लेकिन प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी मतलब कि उनकी जो फील्ड लाइंस होगी वो दोनों मिलती जुलती है। तो मैं यहां पे बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, सोलेनोइड का, ठीक है। तो सोलेनोइड की एक मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं कि मान लो कि यहां पे ट्वाइस एल लेंथ का एक मुझे सोलेनोइड दिया गया है। अभी यहां पे ना ऐसे टर्न वगैरह है, ऐसे टर्न्स वगैरह है, यस और नो।
टर्न वगैरह ऑलरेडी है, ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में से ही मैंने इसको उठाया है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। तो टर्न्स वगैरह है ऐसा अज्यूम कर लो, क्योंकि मुझे ये सोलेनॉइड की वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर मान लो कि ये पॉइंट पी के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो उसके लिए मैं कैसे निकालूं? अभी मैं यहां पे सीधा मैं म्यू जीरो ni नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि वो जो था वो उसकी अंदर वाली एक्सिस के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। कहीं ना कहीं ये सोलेनॉइड से बाहर वाला पॉइंट है, यस और नो, समझ में आ रहा है? ये सोलेनॉइड से बाहर वाला पॉइंट है, यस और नो। तो यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूं? तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि रिंग की वजह से, किसी एक रिंग की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर, रिंग से किसी एक्स दूरी पे आने वाले पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें पता है, मैंने यहां पे लिखा है। वो कितना होता है? म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। इतना मैग्नेटिक फील्ड हमें एक रिंग दे सकती है उसकी एक्सिस के ऊपर, ठीक है? तो इसको मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, करंट कैरिंग रिंग। ठीक है, तो ये हमें पता है ये फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं ना कि यही सोलेनॉइड को हम ऐसे प्लेस करते हैं ताकि सेंटर पे ओरिजिन आ जाए, ठीक है? और ये हो गई उसकी एक्सिस जिसके ऊपर हमें ये पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है? ये सोलेनॉइड की वजह से टोटल उसकी लेंथ कितनी है? ट्वाइस एल है। तो अगर सेंटर को बीच में रखते हैं तो इतनी लेंथ कितनी होगी? एल। इतनी लेंथ भी कितनी होगी? एल। तो हम एक काम करते हैं कि यहां पे ये ओरिजिन जहां पे माना है वहां से किसी एक्स दूरी पे, ठीक है? मैंने यहां पे शो किया है, फिगर में ही सारी चीजें हैं। तो यहां पे मैं एक किसी पतली सी एक रिंग अज्यूम कर लेता हूं जिसकी थिकनेस कितनी है? dx, ठीक है? ये जो ब्लू कलर की जो ये है ना, ये एक हमने एक छोटा सा सेक्शन अज्यूम कर लिया रिंग के जैसा। मान लो कि एक रिंग के जैसा ऐसा छोटा सा सेक्शन हमने अज्यूम कर लिया। अगर 3D में देखोगे तो पीछे की साइड पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, रिंग का। ठीक है, तो ये 3D में हमने एक ऐसा छोटा सा एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर अज्यूम कर लिया। हम क्या करेंगे? यही फॉर्मूला का यूज करके ये छोटे से स्ट्रक्चर की वजह, कौन सा? ये छोटी सी जो रिंग हमने जिसकी जिग्नेस, सर जिग्नेस मतलब थिकनेस, जिसकी थिकनेस dx के बराबर है, वो dx जितनी थिकनेस वाली ये जो छोटी सी रिंग है उसकी वजह से ये पॉइंट P के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ सकती है वो पहले निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है? फिर क्या करेंगे? उसको ये पूरे सोलेनॉइड की लेंथ के प्रति हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल सोलेनॉइड की वजह से यहां पे P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। और टोटल सोलेनॉइड की वजह से जो भी फील्ड आएगा वही क्या होगा? बार मैग्नेट की वजह से आने वाला फील्ड होगा। ये सुनो, ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे? ये ब्लू कलर वाली जो छोटी सी रिंग आपको दिख रही है उसकी वजह से ये पॉइंट P के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। अभी ये फॉर्मूला हमें वापस डिराइव करने की जरूरत नहीं, हमें पता है। फर्क इतना है कि यहां पे क्योंकि सोलेनॉइड होता है ना, तो सोलेनॉइड के लिए यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, ऐसे टर्न्स ऐसे लपेटे होंगे, यस और नो, यस और नो। तो ये हो सकता है कि इतनी रिंग में 1 टन आ जाए, 2 टन आ जाए, 3 टन आ जाए, मुझे नहीं पता है कितने टन यहां पे ये कवर कर लेगी, ठीक है? मुझे नहीं पता है। इसके अंदर 1 टन भी आ सकता है, 2 टन, 3 टन, मुझे नहीं पता है, यस और नो। तो एक काम करते कि इतनी जिग्नेस में, सर थिकनेस बोलो ना, अच्छा ठीक है, थिकनेस में, इतनी थिकनेस में कितने टोटल नंबर, क्योंकि ये सॉलिनॉइड है, ये रिंग नहीं है, हमने रिंग की तरह इसको बिहेव करवाया, रिंग की तरह हमने इसने छोटा सा टुकड़ा हमने अज्यूम किया है कि जिसकी जिग्नेस जो भी है वो dx के बराबर है। तो उतनी dx में कितने नंबर ऑफ टन होंगे, क्योंकि ये तो सोलेनॉइड का छोटा सा इतना हिस्सा है ना, इतने हिस्से में हो सकता है 1 टन ही आया हो, ठीक है? हो सकता है ऐसे नजदीक टन हो तो 2 टन आ गए हो सकता है इतनी थिकनेस में 3 टन आ गए हो, एकदम नजदीक हो तो हो सकता है, यस और नो। तो मुझे नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि 1 टन के साथ एसोसिएटेड करंट I होता है, तो टोटल नंबर ऑफ मान लो n टन्स है, तो उसके साथ एसोसिएटेड करंट कितना हो सकता है? n टाइम्स I। मतलब कि ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिखूंगा तो सही,
लिखूंगा तो सही, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करना पड़ेगा, यस और नो। तो पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि भाई मान लो कि ये टोटल सोलेनॉइड के ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन। ठीक है, चलो कैपिटल एन नहीं अज्यूम करना है तो भी हमारे पास एक और रास्ता है कि हमारे पास, क्योंकि हमें स्मॉल एन क्या है वो पता है, ध्यान से सुनना, पर यूनिट लेंथ, मतलब कि 1 यूनिट लेंथ अगर है, 1 यूनिट लेंथ अगर है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, स्मॉल एन। तो यहां पे कितनी लेंथ है, dx लेंथ, ये लेंथ ही हुई ना, इतनी इतनी थिकनेस जो भी है वो वन काइंड ऑफ लेंथ है। ठीक है, तो dx लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, आप खुद ही सोचो, n टाइम्स dx के बराबर, यस और नो। तो मैंने ये पता लगा लिया कि ये जो मैंने छोटी सी थिकनेस की ये जो रिंग अज्यूम की है ना, वो एजम्पशन वाली जो रिंग है उसमें सोलेनॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने कवर हो जाएंगे, तो हमने पता लगाया n dx के बराबर। ठीक है, इतने टर्न्स इतनी छोटी सी dx लेंथ में कवर हो जाएंगे, यस, इतने लेंथ, इतनी dx लेंथ में इतने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आए होंगे। अगर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड करंट आई होता है तो बच्चों ये dx n dx टर्न्स के साथ, इतने टर्न्स के साथ एसोसिएटेड करंट कितना होगा, n dx i के बराबर है कि नहीं, n dx i के बराबर। समझ में आया, यस और नो। तो चलिए पहले तो ये जो छोटी सी हमने रिंग अज्यूम की है उसकी वजह से, इसको हम क्या बोलेंगे, ये छोटी सी जो हमने रिंग अज्यूम की है इसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट पी के ऊपर आने वाला छोटा समय, छोटी सी रिंग है ना, पूरे सोलेनॉइड की वजह से जो भी आएगा उसका ये छोटा हिस्सा होगा, यस और नो। तो ये जो हमने रिंग अज्यूम की है वो रिंग की वजह से आने वाला छोटा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो यही फॉर्मूला का यूज करके हम लिखेंगे। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, जिसको हमने अज्यूम किया है, ठीक है, जिसको हमने अज्यूम किया है वो वाली रिंग ऑन पॉइंट पी, जो छोटा होगा ना, छोटा फील्ड होगा, क्योंकि अगर सीधी सी बात है भाई, आप समझ सकते हो ये छोटा फील्ड क्यों, क्योंकि भाई पूरा सोलेनॉइड अगर मान लो कि टोटल फील्ड बी देता है तो उसका ये छोटा सा हिस्सा होगा, ये जो छोटी सी रिंग जो हमने अज्यूम की है ब्लू कलर से, उसके द्वारा जो भी फील्ड आएगा वो सिर्फ एक छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन होगा, उसका कंट्रीब्यूशन होगा पूरे फील्ड को बनाने के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा छोटा फील्ड, तो इसको मैं डी बी एट पॉइंट पी ऐसे लिखूंगा। वो कितना होगा, क्योंकि हमें इसको रिंग की तरह ही अज्यूम किया है। ठीक है, ये एक छोटी सी रिंग है, डीएक्स जिग्नेस वाली एक रिंग है, और रिंग की वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर आए हुए कोई पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। तो हम यहां पे लिखेंगे म्यू जीरो, क्योंकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये डीएक्स लेंथ में कितने हैं, एन डीएक्स, एक टर्न के साथ एसोसिएटेड करंट आई होता है तो एन डीएक्स टर्न्स के साथ कितना होता है, तो एन डीएक्स आई, यस और नो, समझ में आया, इनटू आर स्क्वायर। देखो ये सोलेनॉइड या फिर ये रिंग बोलो, जितनी रेडियस ये सोलेनॉइड की है उतनी ही रेडियस ये अज्यूम रिंग की होगी ना, यस और नो। और यहां पे वो रेडियस कितनी है, स्मॉल ए के बराबर, यहां पे कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल ए रेडियस है। ठीक है, ये दी गई है आपको, रेडियस कितनी है, स्मॉल ए, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्मॉल ए का स्क्वायर। वहां पे हमने रिंग की रेडियस कैपिटल आर अज्यूम की थी, इसीलिए हमने यहां पे ये फॉर्मूला वहीं से उठाया है, तो हम यहां पे आर था। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स, देखो ये एक्स क्या होता है, याद करो वो रिंग वाला किस्सा कि ये रिंग होती थी और यहां से एक्स दूरी पे उसकी एक्सिस के ऊपर, क्योंकि वहां पे हम रिंग को ओरिजिन पे माने थे। ठीक है, तब हमारे लिए एक्स क्या था, ओरिजिन से वो पॉइंट जिसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था वो पॉइंट का अंतर, यस और नो। लेकिन यहां पे ओरिजिन तो यहां पे है ना, ओरिजिन तो यहां पे है, यस और नो, और ओरिजिन से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है, आर डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस आर है कि नहीं, और हमारी जो रिंग है वो यहां से यहां ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, यस और नो। और हमें चाहिए कौन सा डिस्टेंस, यहां पे जो प्लेस करना है वो ये वाला, रिंग के सेंटर से ये पी का डिस्टेंस। तो जरा सोचो ना, क्या मैं ये वाले डिस्टेंस में से एक्स को निकाल लूं तो मुझे बचेगा वो डिस्टेंस यही मिलेगा ना, यस और नो। तो भाई ये जो मेरे लिए ये फॉर्मूला के अंदर जो x दिख रहा है ना, वो अल्टीमेटली मेरे लिए है क्या, ये जो x दिख रहा है वो है क्या, तो भाई रिंग के सेंटर वाले पॉइंट से
यहां से लेके ये पॉइंट पी जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाला है उसकी दूरी, ठीक है, उसकी दूरी। और वो कितनी होगी? तो ये टोटल आर में से ये रिंग की दूरी कितनी, ओरिजिन से एक्स, तो टोटल आर में से ये स्मॉल आर जो भी है उसमें से एक्स को निकाल लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। यस और नो? तो हम इसको क्या लिखेंगे यहां पे? हम इसको यहां पे लिखेंगे इट इज नथिंग बट, ध्यान से देखना, एक्स की जगह पे लिखेंगे यहां पे स्मॉल आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया? यस और नो? क्योंकि रिंग के सेंटर से पॉइंट पी की दूरी हमें लिखनी होती है। जो एक्स होती है फॉर्मूला के अंदर वो रिंग के सेंटर पॉइंट से पी की दूरी लिखनी होती है। यस और नो? वो कितनी हो जाएगी हमारे केस में? आर माइनस एक्स के बराबर, ठीक है, प्लस फॉर्मूला में वापस वो रेडियस ऑफ दैट रिंग कितनी है यहां पे? ए स्क्वायर रेस टू 3/2, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू ये हमारी जो फिगर है, हमें जो सिचुएशन दी गई है उस हिसाब से यही फॉर्मूला हम कैसे लिख पाए? इस तरह से लिख पाए। यस और नो? अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो वापस वही एजम्पशन यहां पे कि भाई जो डिस्टेंस होता है ना पॉइंट का, वो पॉइंट पी जहां पे लोकेटेड है, यस और नो, वो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस ये रिंग की रेडियस से बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस, एक्स ऑल्सो बहुत ज्यादा है, तो हम यहां पे एक्स एंड ये रेडियस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पे वापस वही एजम्पशन जो वहां पे भी लिए थे और यहां पे भी लेंगे, यहां पे दो एजम्पशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अज्यूम दिस आर इज ग्रेटर देन एक्स एंड दिस आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए। वहां पे सिर्फ यही एजम्पशन लिए थे, अकेली रिंग थी तब। यहां पे हमने दो एजम्पशन लेने हैं। ये एक्स के कंपैरिजन में आर बहुत ही बड़ा है, तो दोनों को हम यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी यही फील्ड इंटेंसिटी में कितनी लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू जीरो इंटू एन डी एक्स इंटू आई इंटू ए स्क्वायर। यहां पे गलती मत कीजिएगा, ये ए स्क्वायर को, न्यूमरेटर वाले ए स्क्वायर को निग्लेक्ट नहीं करना है, वो नेग्लेक्ट नहीं होगा। डिनोमिनेटर में आर के कंपैरिजन में एक्स एंड ए नेग्लेक्ट होंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो डिनोमिनेटर में ही नेग्लेक्ट करना है, न्यूमरेटर वाले ए को नेग्लेक्ट नहीं करना है। हमारा एजम्पशन जरा सुनो तो सही, समझो तो सही कि इसका मतलब क्या है। आर इज ग्रेटर एक्स, तो जहां पे आर एंड एक्स दोनों साथ में है तो वो वाली टर्म में से एक्स को नेग्लेक्ट करना है। जहां पे आर एंड ए साथ में वहां से हमें ए को नेग्लेक्ट करना है। यस और नो? तो डिनोमिनेटर में अब क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एक्स तो नेग्लेक्ट हो गया, ए भी नेग्लेक्ट हो गया, तो बचा क्या? आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर एस टू 3/2 क्या होता है? आर क्यूब हो जाता है। 2 एंड 1/2 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये छोटी सी जो हमने रिंग अज्यूम की है उसकी वजह से पॉइंट बी के ऊपर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला हमें? म्यू जीरो एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर क्यूब के बराबर। यस और नो? लेकिन हमें तो पूरे सोलेनोइड की वजह से चाहिए। यह तो सिर्फ जितनी रिंग हमने अज्यूम की है इतने छोटे से सेक्शन की वजह से आने वाला फील्ड है। समझ में आ रहा है? इतनी छोटे सेक्शन के अंदर जितने भी सोलेनोइड के टर्न्स आए होंगे उनमें से जो भी करंट फ्लो करेगा उनकी वजह से ये पॉइंट पी के ऊपर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड मिला। लेकिन मुझे तो चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई साहब वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड कितना होगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, ठीक है। तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन डीबीपी, है कि नहीं? नाउ व्हाट इज द लिमिट? लिमिट क्या बनेगी इसकी? तो भाई पूरी लेंथ के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर दो। लेंथ मतलब कि भाई सेंटर पे ओरिजिन है। अगर मैं ये वाले इसका, ये जो सोलेनोइड का यहां का जो एंडिंग पॉइंट है उसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो वो कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो भाई -l,0 होगा, है कि नहीं? और यहां का कोऑर्डिनेट लिखूं तो वो क्या होगा? तो भाई l,0 होगा, क्योंकि टोटल लेंथ ट्वाइस l है, सेंटर पे ओरिजिन है। तो इसका ये वाला जो एंड है वो कौन से लोकेशन पे होगा? ओरिजिन से l,0, एक्स एक्सिस का पॉइंट है ना। और ये वाला जो एंडिंग पॉइंट है वो -l,0 पे होगा। तो भाई साहब लिमिट आपको समझ में आ रही है? -l से लेके l की लिमिट लगा दो, बात खत्म हो जाएगी। यस और नो? तो ये हो जाएगी -l से लेके l की लिमिट। सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो। तो ये -l से लेके l की लिमिट सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर देते हैं। म्यू जीरो एन डी एक्स आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस आर क्यूब। अभी बच्चों यहां पे देखो म्यू जीरो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। एन भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। आई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। रेडियस ऑफ सोलेनोइड वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 2 भी कांस्टेंट बाहर, आर क्यूब भी कांस्टेंट बाहर, सारी चीजें बाहर। तो अंदर बचा क्या? ठुल्लू नहीं भाई, 1 बचा ना।
यहां पे 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो x होता है। तो ये हो गया μ0 n I a स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस r क्यूब इंटू x, लोअर माइनस एल अपर प्लस एल। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वगैरह कर दो तो ये हो जाएगा μ0 n I a स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस r क्यूब इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा ट्वाइस एल, है ना, ये बन जाएगा ट्वाइस एल। तो भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे लिख सकता हूं इट इज नथिंग बट μ0 n I a स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस r क्यूब इंटू ये हो गया l प्लस एल, दैट इज ट्वाइस एल। क्लियर है, दैट इज ट्वाइस एल। क्लियर, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं। ध्यान से देखना, इसको एडजस्टमेंट करता हूं थोड़ा सा। तो हम एक काम करते हैं यहां पे, क्योंकि ये तो ट्वाइस एल वगैरह तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए। मैं इसको ना थोड़ा मल्टीप्लाई डिवीजन करके थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। देखो ये हो गया बाई μ0 अपॉन 2, इसको अलग कर देते हैं। और यहां पे जो बचा है ना, इसको मैं n इंटू आई इंटू ट्वाइस एल इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब ऐसे लिखता हूं। और क्या करता हूं, एडजस्टमेंट के तौर पे मैं यहां पे 2 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूं। क्या करता हूं मैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूं। ऐसा क्यों किया वो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखो ये जो डिनोमिनेटर 2 पाई है ना, वो ये 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई होके टोटल हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, टोटल हो जाएगा 4 पाई। तो ये हो गया μ0 अपॉन 4 पाई। क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, यहां पे एक और एडजस्टमेंट, n इंटू ट्वाइस एल। एक 2 को अलग करते, 2 को बाद में अलग करते, नहीं तो वापिस कंफ्यूजन आ जाएगा। i अलग, यहां पे n इंटू ट्वाइस एल, ध्यान से सुनना, n इंटू ट्वाइस एल इंटू ये जो पाई है ना, पाई को इसके साथ रखते हैं तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई आर क्यूब। तो ऐसा कुछ हमारे पास बन के आया। क्लियर है, ऐसा कुछ हमारे पास बन के आया, है ना। तो अभी ध्यान से सुनना, अभी जो मैं लिखना चाहता हूं ना वो ध्यान से सुनना। क्या मैं ये जो n इंटू ट्वाइस एल है, इसको कैपिटल N लिख सकता हूं? याद करो स्मॉल n का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने। स्मॉल n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लो कि पूरे सोलेनॉइड के पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। याद है मैंने पहले इनिशियली ही ऐसा कुछ कैपिटल N लिखा था, फिर मैंने बताया कि नहीं नहीं छोड़ो, उसको बाद में देखते हैं। अगर चाहता तो पहले से उसको यहां पे रिप्लेस करके आगे बढ़ता, लेकिन भाई कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता, इसलिए हम यहां पे उसको बाद में लिखेंगे, ऐसा मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां पे स्मॉल n क्या होता है, कैपिटल N अपॉन ट्वाइस एल, क्योंकि टोटल लेंथ यहां पे ट्वाइस एल है कि नहीं। ये जो सोलेनॉइड है उसकी टोटल लेंथ ट्वाइस एल है, तो ये ट्वाइस एल डिनोमिनेटर में जाएगा। तो स्मॉल n क्या होगा, कैपिटल N अपॉन ट्वाइस एल। समझ में आया। तो उस हिसाब से अगर देखने जाओ तो ये कैपिटल N का वैल्यू क्या बन सकता है, कैपिटल N बन सकता है n इंटू ट्वाइस एल, है कि नहीं। तो ये जो n इंटू ट्वाइस एल, क्या इसको मैं कैपिटल N लिख सकता हूं, जी हाँ। क्या ये पाई ए स्क्वायर है, इसको मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकता हूं, ये जो सोलेनॉइड है उसका, है कि नहीं। हाँ जी, इसको भी हम क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए बोल सकते हैं। तो देखो ना, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं हम डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिख सकते हैं। ध्यान से देखते जाओ, ये ब्लैक कलर की इंक ले ली। अच्छा देखो, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू, इसको हमने लिख लिया कैपिटल N, n इंटू ट्वाइस एल क्या हो गया, कैपिटल N। पाई ए स्क्वायर इज नथिंग बट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पे रिंग है ना, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, सर्कुलर ना, तो इसलिए इसको हमने ए लिख दिया, आई एन ए इंटू 2 डिवाइड बाई आर क्यूब। अभी कुछ याद आ रहा है, एन आई ए क्या होता था भाई, याद करो। एन आई ए तो भाई ये तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो गई ना। m इज इक्वल टू एन आई ए लिखते थे, स्मॉल m इज इक्वल टू एन आई ए। याद आया कुछ, तो यही आई एन ए को हम क्या लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट स्मॉल m। तो यहीं से हमें ये मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई। सारी कहानी सेट हो गई, इनटू, ये इनटू है, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये इनटू है, ट्वाइस स्मॉल m अपॉन आर क्यूब। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा
ये पूरे बार मैग्नेट की वजह से। एक्चुअल में ये किसकी वजह से आ रहा है? ये सोलेनोइड की वजह से पॉइंट पी के ऊपर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? लेकिन हम सोलेनोइड को ही बार मैग्नेट से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालना था बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये बार मैग्नेट को हमने सोलेनोइड से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि दोनों की फील्ड लाइन सेम ही तरह होती है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, सेम तरह देख सकते हैं, दोनों डाइपोल है, इसीलिए हमने उसको बार मैग्नेट को सोलेनोइड से सॉल्व किया और हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिली? इतनी मिली, म्यू 0/4 पाई इंटू ट्वाइस एम इंटू डिवाइड बाय आर क्यूब। क्लियर है? जहां पे ये जो स्मॉल एम है ना, वो क्या है? स्मॉल एम की वैल्यू, भाई लिखना मत भूलना, स्मॉल एम जो भी है वो क्या है? डाइपोल मोमेंट है। ये स्मॉल एम इज इक्वल्स टू NIA है। यस और नो? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। यस और नो? आप कोई भी पॉइंट पकड़ लो, आप कोई भी पॉइंट सेंटर से पकड़ लो, r डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड आसानी से ये वाला फॉर्मूला यूज करके लगा सकते हो। यस और नो? क्लियर हुआ ये पॉइंट? देखो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। आपको अगर पूछे कि डिराइव दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला ऑफ बार मैग्नेट ऑन दी एक्सिस, तो उसके लिए आपको बस ये एजम्पशन लेना है कि भाई मान लो कि वो एक सोलेनोइड है, ट्वाइस एल लेंथ का है, और सारा एजम्पशन लेके छोटा सा सेक्शन, छोटी सी रिंग अज्यूम करके dx जाड़ाई की एक रिंग अज्यूम कर लो और उसका ही फॉर्मूला यूज करके एजम्पशन वगैरह लेके इंटीग्रेट कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलो तो आगे के पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों कभी आपने ये सोचा है कि कूलम्ब लॉ जो भी है वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं, मैग्नेटिक कंडीशन में भी लग सकता है। देखो बहुत सारे बच्चों को ना, मैं बहुत बार देखता हूं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको मैग्नेटिज्म अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। वैसे मैग्नेटिज्म थोड़ा बोरिंग भी है, उतनी फील जल्दी आती नहीं है, इवन दो कि यू आर यूज्ड टू विद द मैग्नेट। तब आप लोग कई बार खेले भी होंगे मैग्नेट से, लेकिन फिर भी आपको मैग्नेटिज्म की बात आती तो पता नहीं क्यों मतलब बोरिंग सा लगने लगता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी निकल के आते हैं जिनको मैग्नेटिज्म में ना टप्पा ही नहीं गिरता, मतलब कि सारी चीजें बाउंस जाती है, और मैग्नेटिज्म सबसे डिफिकल्ट भी लगता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? क्योंकि आप ना मैग्नेटिज्म को कभी स्टैटिक कंडीशन से कंपेयर नहीं करते हो। यहां पे ना आप स्टैटिक कंडीशन ठूस ठूस के पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, सारे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारे दिमाग में होते हैं, डाइपोल क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, सारी चीजें वहां पे दिमाग में घुस जाती है। लेकिन जब भी मैग्नेटिज्म की बात आती है ना, तब सारी चीजें बाउंस चली जाती है, मतलब कि या तो फिर बाउंस चली जाती है या तो फिर दिमाग में जल्दी से क्लिक ही नहीं होती कि भाई यहाँ पे क्या करें। या सुनो, देखो होता यह है कि आप ना कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को ये मैग्नेटिक कंडीशन के साथ लिंक नहीं करते हो। शायद लिंक नहीं करते हो, उसके पीछे का रीजन यही है कि शायद ये जो मैग्नेटिज्म जब भी पढ़ाया जाता है ना, क्योंकि वहां से शुरुआत वो एकदम एकदम स्टेडी से होते हैं। वहां पे पहले क्या होता है? स्टैटिक चार्ज। चार्ज क्या होते हैं? वो सारे पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं? नेगेटिव। मतलब वहां से इनिशियली ग्राउंड लेवल से कहानियां स्टार्ट होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मटेरियल बाद में आते हैं, पहले फोर्स पढ़ाया जाता है, फिर फील्ड, और फिर उसके बाद मटेरियल की चर्चा की जाती है। यस और नो? तो इसीलिए शायद फ्लो अलग है, इसलिए हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आती है। यस और नो? लेकिन जिस दिन आप ये मैग्नेटिक कंडीशन को स्टैटिक कंडीशन के साथ कंपेयर करते जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यहां पे दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। एक फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, तो दूसरे फॉर्मूला अपने आप लगा सकते हो। और यहाँ पे टू बी फ्रैंक बोलूं तो एनसीईआरटी ने ये बहुत ही अच्छा किया है कि यहाँ पे ये चैप्टर में एटलीस्ट उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म को कंपैरिजन में रखा है। और कई जगह पे आपने टॉर्क का फॉर्मूला आएगा तो वहां पे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो वहां पे भी आपको कंपैरिजन एक टेबल के फॉर्म में दी गई है। तो ये इसकी वजह से ना आप एटलीस्ट फील कर पाओगे कि अच्छा स्टैटिक में ये था तो मैग्नेटिक में ये होगा, स्टैटिक कंडीशन में ये होता है तो मैग्नेटिक कंडीशन में होगा। फर्क सिर्फ दोनों में इतना ही है। और इसीलिए अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक प्रीफर करते हो, मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं, एनसीईआरटी में ये सारी चीजें ये एक्स्ट्रा है, आपके लिए ये एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो, तो ये लेक्चर अच्छे से देख लेना ताकि आप स्टैटिक कंडीशन के साथ इसको लिंक कर पाओ। ये सुनो, ये एक्स्ट्रा है, ये आपको कहां मिलेगी? सीबीएसई वाले बच्चे जो भी होते हैं ना, उनको सिर्फ एनसीईआरटी में से ही नहीं आता, बाहर से भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आते हैं एग्जाम में। ये सुनो, हमारा गुजरात बोर्ड ऐसा है कि जिसमें किताब की बाहर का कुछ भी नहीं आता है,
उन्होंने एडॉप्ट तो कर लिया एनसीईआरटी की बुक को, लेकिन वो एडॉप्ट नहीं किया जो एनसीईआरटी फॉलो करती है। एनसीईआरटी के बच्चों को आप पूछोगे कि कौन सी बुक रिफर करते तो बोलेंगे एसएल अरोरा, अगर वो नहीं बोलेंगे तो डीसी पांडे बोलेंगे, अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेंगे मिलेनियम फिजिक्स बाय जेराथी। मतलब कि उनका पूरा जो स्टडी होता है वो एक्स्ट्रा बुक से ही हो पाता है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं लेकिन बहुत ही कम है, और उनको ऐसा नहीं है कि बुक में जितने क्वेश्चन है उससे ही काम चल जाएगा। गुजरात बोर्ड जैसा नहीं है, यस और नो। तो वहां पे जितने भी स्टैंडर्ड बुक आप रिफर करोगे ना, तो वहां पे स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, कूलम लॉ से। आपको कंफ्यूजन है सर यहाँ पे कूलम लॉ मतलब कैसे पिक्चर में आ गया? भाई भाई इसके लिए भी कूलम लॉ लगता है, और स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है। अगर ये चैप्टर को स्टार्ट करना होता है तो पहली स्टोरी पोल स्ट्रेन से स्टार्ट होती है, ताकि आप फील कर पाओ कि भाई यहाँ पे है क्या एक्चुअली, और उसको स्टैटिक कंडीशन से लिंक कर पाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए तो एक्स्ट्रा है। अगर मैं बोलूं तो ये दोनों स्लाइड जो भी है ना वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, या सुनो, लेकिन ये समझ गए ना तो आपके लिए आगे आने वाली जितनी भी चीजें होगी ना आप उसको सीधा स्टैटिक कंडीशन से लिंक कर पाओगे, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दिमाग में जो कंफ्यूजन होता है ना वो कंफ्यूजन यहां से मिट जाएगा, या सुनो। तो भाई ध्यान से सुनते जाना। क्या हमने वहां पे कुछ ऐसा डिफाइन किया था कि भाई दो प्रकार के चार्ज होते हैं? याद करो कुछ, मैं उसी के साथ लिंक करता जाऊंगा सारी चीजें। हाँ, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, यस और नो, आपने डिफाइन किया था, है कि नहीं? सिमिलरली क्या आपने ये कभी फील नहीं किया कि भाई मैग्नेट के पास भी तो दो पोलैरिटी होती है, एक होती है नॉर्थ एंड एक होती है साउथ। जैसे चार्ज दो प्रकार के थे, ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको मैं लिंक करवा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। दिमाग खुला रखो, कान को खुले रखो, दिमाग को भी साथ में खुला रखो, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाओ, यस और नो। क्या वहां पे दो चार्ज थे, दो प्रकार के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? जी हां, यहां पे भी दो प्रकार के पोल्स है हमारे पास, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है कि नहीं? है कि नहीं? यस और नो, ठीक है। क्या दो चार्ज, ध्यान से सुना, क्या पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे के कोई सेपरेशन पे रख दे तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता था? जी हां। क्या यहां पे भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को किसी सेपरेशन पे रख दे तो क्या उन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा? जी हां, यस और नो। क्या दो, अगर ध्यान से सुनते जाओ, वापस ध्यान से सुनते जाओ, क्या दोनों सेम पोलैरिटी वाले चार्ज को अगर हम किसी सेपरेशन के ऊपर प्लेस करें तो दोनों के बीच में रिपल्जन वाला फोर्स लगता था? जी हां। तो क्या यहां पे भी दो साउथ के बीच में और दो नॉर्थ के बीच में रिपल्जन लगेगा? जी हां। सिमिलैरिटी दिख रही है? सिमिलैरिटी दिख रही है? देखो मैंने यहाँ पे मैग्नेट को ना, ये देखो, ये वाला सेक्शन देखो मैंने कट किया हुआ है, या सुनो, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है कि अगर कोई मैग्नेट एग्जिस्ट करता है तो उसके पास दोनों पोल साथ में होंगे। इंडिविजुअल पोल को हम यहां पे आइसोलेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहां पे पीछे का सेक्शन ड्रॉ नहीं किया है। इसके पीछे आप देखोगे तो यहां पे एक इसका साउथ पोल होगा, यस नो, लेकिन मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया है। मुझे जो देखना है वही मैं यहां पे लिंक कर रहा हूं। अभी आप बोलोगे सर दो मैग्नेट के बीच में फोर्स लगता है, लेकिन आपने तो दो पोल के बीच में, भाई ध्यान से देखोगे ना तो दो पोल के बीच में फोर्स लगता है। मैग्नेट, पूरे मैग्नेट के बीच में फोर्स नहीं लगता है। यहां पे जो फोर्स लगेगा ना, इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, इसका साउथ इसके साउथ को रिपेल करेगा, इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ को रिपेल करेगा, यस और नो। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा ना भाई, वो दो पोल के बीच में लगेंगे। तो भाई साहब ये पोल जो भी है ना वो हमारे लिए वन काइंड ऑफ चार्ज की तरह है, समझ रहे हो? वन काइंड ऑफ चार्ज की तरह है। वहां पे चार्ज थे, यहां पे पोल है, बात खत्म। वहां पे क्या थे? चार्ज थे, यहां पे पोल है। अभी देखो पोल स्ट्रेन किसको बोला जाता है, क्योंकि जो भी यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना दो मैग्नेट के बीच में, वो हमेशा दो पोल के बीच में लगेगा। या तो दोनों साउथ होंगे या नॉर्थ होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या अगर दोनों एक नॉर्थ एंड साउथ होगा तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो भी अट्रैक्शन होगा वो ये पोल के बीच में होगा, यस और नो। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो, अभी पोल स्ट्रेन किसको बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज पोल स्ट्रेन। मतलब कि आपने इसका जो नॉर्थ पोल है, इसका जो साउथ पोल है, यस सुनो, ये दोनों की जो एबिलिटी होती है ना, ये नॉर्थ पोल की एबिलिटी किसी दूसरे साउथ पोल को अट्रैक्ट करने की या किसी सामने आने वाले नॉर्थ पोल को रिपेल करने की, इसी की स्ट्रेन को बोला जाता है पोल स्ट्रेन। और पता है सिमिलैरिटी लाने के लिए ये पोल स्ट्रेन को किससे डिनोट किया जाता है? ये पोल स्ट्रेन को Q सफिक्स M से डिनोट किया जाता है, ताकि आप समझ पाओ,
ताकि आप समझ पाओ कि भाई Q का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज के पास भी दो पोलैरिटी होती थी, यहां पे भी पोल स्ट्रेंथ ऐसे चार्ज की जगह पे हमने एक अलग फिजिकल क्वांटिटी का सहारा ले लिया, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ, यस और नो, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ, यस और नो। तो अभी के लिए अभी अगर मैं बोलूं कि मेरे लिए पोल स्ट्रेंथ क्या है, तो किसी पोल की, मैग्नेट के पोल की एबिलिटी, कितनी तेजी से, कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो स्ट्रेंथ होगी मेरे लिए पोल स्ट्रेंथ, यस और नो। तो वहां पे चार थे, यहां पे क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा। और इसीलिए बहुत सारी किताबें अगर आप देखोगे, मिलेनियम फिजिक्स देखो, डीसी पांडे देखो, तो वहां पे आपको नोटेशन ना पोल स्ट्रेंथ का क्यूएम मिलेगा, क्यू सफिक्स है, ताकि आप लिंक कर पाओ ये सारी चीजों को। यहां पे दो पोल है, वहां पे दो चार्ज होते थे, चार्ज को क्यू से डिनोट करते थे, पोल स्ट्रेंथ को क्यूएम से डिनोट करेंगे, यस सुनो, क्यूएम से डिनोट करेंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं, है कि नहीं। और उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है पोल स्ट्रेंथ का यूनिट, एम्पियर इंटू मीटर। खैर आपके लिए वो काम का नहीं है, लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में, अगर मैं अभी यही चीज को समझ में आया, क्यू का मतलब होता है चार्ज एंड क्यूएम का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ, यस और नो। मैं इसके पोल को अगर डिनोट करना चाहूं तो अभी मैं क्या करूंगा, पता है, पूरे मैग्नेट को नहीं देखूंगा, अभी मैं इसको ऐसे देखूंगा। ये हो गया मेरे लिए एक पोल जिसको मैं क्यूएम से डिनोट कर दिया, और ये हो गया मेरे दूसरा पोल जिसको मैं क्यूएम से डिनोट कर। अगर दोनों सेम है, दोनों के मटेरियल सेम है, दोनों के साइज सेम है, तो मैं दोनों को क्यूएम से डिनोट करूंगा। अगर दोनों मटेरियल वाइज एंड साइज वाइज अलग अलग है, तो मैं एक को QM1 बोलूंगा, दूसरा QM2 बोलूंगा। अब ये क्या हो गया, आपके लिए चार्ज हो गए, समझ में आ रहा है। अभी इसको आप चार्ज की तरह ट्रीट करो, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है, आसानी से लगा सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। अरे ये फोर्स क्या भाई, डाइपोल मोमेंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मान लो कि ये एक पोल है, अभी पोल नहीं, पोल स्ट्रेंथ जो QM1 है, ये एक दूसरा पोल स्ट्रेंथ है जो QM2 है। दोनों को मैंने R सेपरेशन पे रखा है, ठीक है। तो पता है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो भी होगा ना, वो सीधा प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां पे फोर्स सीधा प्रोपोर्शनल होगा QM1 इंटू QM2 डिवाइड बाय R स्क्वायर के। और क्योंकि यहां पे प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए मुझे कोई कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ता है, तो मैंने एक कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, के QM1 इंटू QM2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्योंकि ये मैग्नेटिज्म है ना, तो यहां पे के कांस्टेंट जो भी है वो 1/4πε0 नहीं होगा, ये क्या होगा, μ0/4π टाइम्स QM1 इंटू QM2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला बना ना, ये फॉर्मूला क्या दिखाता है, दो पोल स्ट्रेंथ के बीच में अगर R सेपरेशन है, तो R सेपरेशन पे रखे हुए दो पोल स्ट्रेंथ के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का इंटेंसिटी दिखा रहा है, यस और नो। और वो कहां से लिखे, कूलम्स लॉ से लिख पाए, यस और नो। ये लिंक करना आना चाहिए, यस और नो। अगर आप लिंक कर पाते हो तो आपके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह सारी जो भी चीजें आगे स्टडी करोगे ना, सारे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, सारे मतलब कि सर वो वाला भी, मतलब कि वो जो होता है ना F इज इक्वल टू QE, तो यहाँ पे वो वाला भी फॉर्मूला, अरे भाई वो भी FM इज इक्वल टू QM टाइम्स B, ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सारे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई, मतलब वहां पे जितने स्टैटिक कंडीशन के फॉर्मूला थे ना, सारे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, बस फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट, इतना कुछ भी नहीं है बाकी, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्वेशन देखा है। अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि मान लो कि दो मैग्नेट मेरे पास है, ठीक है, मान लो इन्हीं की बात करते हैं, दोनों को मैंने ना 1 मीटर के सेपरेशन पे रख दिया, ध्यान से देखो, दोनों को मैंने 1 मीटर के सेपरेशन पे रख दिया, ठीक है। दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या है, ये वाले पोल की, इसकी, ये वाले पोल की पोल स्ट्रेंथ है मान लो 1 एम्पियर इंटू मीटर, और इसकी भी कितनी है, मान लो 1 एम्पियर इंटू मीटर। तब पता है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो इन दोनों के बीच में एक्ट करने वाला फोर्स मैं नीचे लिखता हूं, तो इन दोनों के बीच में एक्ट करने वाला फोर्स FM1, लेट्स से FM ही रखते हैं, तो FM कितना होगा, तो FM होगा μ0/4π
इनटू, क्योंकि इसकी भी पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर इंटू मीटर और उसकी भी 1 एम्पियर इंटू मीटर, डिवाइड बाय दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 स्क्वायर, म्यू 0/4 पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों 10 टू द पावर -7 न्यूटन। दैट्स इट, दैट्स इट। तो तब इन दोनों पोल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा ना वो इतने न्यूटन का होगा। और ये मैं नहीं बता रहा, ये ऐसे ही ये रिलेशन सारे नहीं बने भाई साहब, साइंटिस्टों ने ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा था और देखा तब उन्होंने ये ढूंढ लिया कि भाई यहां पे कहीं ना कहीं कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो फोर्स निकाला इन दोनों के बीच में लगने वाला वो इतने मैग्नीट्यूड का आया। या सुनो, जब हम दो पोल को, दो सेम पोलैरिटी नहीं सॉरी, दो अपोजिट पोलैरिटी वाले लेकिन सेम मटेरियल के बने सेम लेंथ वाले पोल को अगर हम 1 मीटर की दूरी पे रखते हैं, जिनकी पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर इंटू मीटर और इसकी भी 1 एम्पियर इंटू मीटर आती है, तो तब यहां पे उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 10 टू द पावर -7 न्यूटन आया। ये सुनो, और ये ऐसे नहीं आया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये फोर्स मेजर किया था, तब उनको ये नहीं पता था कि ये 1 एम्पियर इंटू मीटर होगा और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर इंटू मीटर थी। उन्होंने दो पोल के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला तो कहीं उनको इतना दिखा, इतना दिखा, ठीक है, मैग्नीट्यूड उन्होंने निकाला, मेजर किया तो उनको इतना दिखा। जब इन दोनों को 1 मीटर पर रखा तब, तो फिर उन्होंने उल्टा प्रोसेस किया था कि भाई अगर फोर्स इतना है तो ये जो यहाँ पे जो दो टर्म मिसिंग है वो टर्म का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये सुनो। और फिर यूनिट वगैरह यहाँ पे प्लेस करके उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ एक क्वांटिटी, तब के लिए उन्होंने QM अज्यूम कर लिया, तो ये जो क्वांटिटी बनी ना वो क्वांटिटी का वैल्यू आया था 1 एम्पियर इंटू मीटर। यस नो, यूनिट सारे दोनों साइड पे यूनिट वगैरह प्लेस करने के बाद, म्यू 0 की यूनिट प्लेस करने के बाद उनको ये जो क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई हुई थी यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हुई क्वांटिटी का वैल्यू उनको कितना मिला 1 एम्पियर इंटू मीटर। तो वहां से उनको आइडिया है कि भाई ये पोल स्ट्रेंथ की तरह हम इसको ले सकते हैं। यस नो, क्योंकि जब भी फोर्स लगता है ना दो मैग्नेट के बीच में, तब कहीं ना कहीं वो फोर्स दो पोल के बीच में लगता है। यस नो, तो इसको एक अलग फिजिकल क्वांटिटी ही बना देते हैं जिसको नाम देते थे पोल स्ट्रेंथ। यस नो, जिसको क्या नाम देंगे पोल स्ट्रेंथ। यस नो, जिसको QM से डिनोट किया जाता है। काफी सारी किताबें ऐसी भी है कि जिसमें इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है पोल स्ट्रेंथ को, और जो हमारे डाइपोल मोमेंट होते हैं ना उसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें डाइपोल मोमेंट स्मॉल m है, तो हम ये नोटेशन को फॉलो करेंगे, दैट इज QM। यस और नो, तो यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, जो वहां पे दो चार्ज के बीच में होता था ना वही कूलम लॉ आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। बस इतना याद रखना है कि दो पोल के बीच में लगने वाला फोर्स इतना होता है, जहां पे ये जो QM है ना, QM वो पोल स्ट्रेंथ होती है, जिसका यूनिट क्या होता है एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर हुआ ये? तो अब अगर आप ये चीज नोट कर पाते हो, अगर आप इसके पोल को एक पॉइंट चार्ज की तरह यहां पे देख सकते हो, जिसकी पोलैरिटी आप QM की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, QM से रिप्रेजेंट कर सकते हो, शो कर सकते हो, तो आपके लिए आगे आने वाले जितनी भी चीजें होगी ना वो बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, है ना। यस और नो, समझ में आया ये पॉइंट? पोल स्ट्रेंथ देखो ये एक्स्ट्रा है, आपके लिए इतना काम का नहीं है। एनसीईआरटी वाले जो बच्चे गुजरात बोर्ड के, उनके लिए इतना काम का नहीं है। यस और नो, लेकिन फिर भी दिमाग में फिट कर दो ऐसी कोई चीज ताकि आप लिंक कर पाओ दोनों को, ठीक है। फिर दोनों साथ में रख के देखते जाना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। आगे बढ़े क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट कितनी होगी? मान लो कि मुझे एक बार मैग्नेट दिया गया है जिसकी लेंथ है ट्वाइस, मतलब कि उसका जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, इन दोनों के बीच की दूरी जो भी है वो कितनी है ट्वाइस है, ठीक है। तो बताओ इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? क्या आपको पता है? वहां पे याद करो, याद करना, थोड़ा याद करना, याद करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या आपको पता है एक नेगेटिव चार्ज एंड एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों को अगर हम एक छोटे से डिस्टेंस ट्वाइस a पे सेपरेट करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन पोलैरिटी विरुद्ध हो, तब इन दोनों के बीच में, इन दोनों का एक्चुअली हम किसी डाइपोल की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। तो इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होती थी? याद करो, Q इनटू, मतलब कि एनी वन ऑफ दिस चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन के बराबर होती थी, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। यस सुनो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी जो होती थी ये। और क्या आपको ये भी पता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होती थी? उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती थी। यस और नो, क्या आपको ये चीज पता थी? क्या आपने ये पढ़ा है? यस और नो। तो अभी इसको भी बस ऐसे ही तो रिप्लेस करना है, इसको भी तो ऐसे ही तो रिप्लेस करना। हमारे लिए अभी ये पोल क्या है?
एक पोल स्ट्रेंथ है, यस और नो। तो मैं इसकी साउथ स्ट्रेंथ को क्या बोलता हूं, लेट्स से इट इज QM साउथ S, है कि नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड ऐसा ही रखते हैं, यस और नो। और ये जो दूसरा नॉर्थ पोल है उसको मैं QM नॉर्थ, लेकिन मैं इसको इसको पोलैरिटी सेम है ना, तो यहां पे मैं सिर्फ इसको QM ही लिखता हूं, यस और नो। मान लो कि ये नेगेटिव है, मान लो कि ये पॉजिटिव, ऐसे मैग्नेट में पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन इसके साथ कंपेयर करने के लिए मान लो कि इसको आप नेगेटिव अज्यूम करते हो और इसको आप पॉजिटिव अज्यूम करते हो, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों, दोनों के बीच का सेपरेशन ट्वाइस L है। तो जरा सोचो कि इन दोनों के बीच की जो डाइपोल मोमेंट होगी, वो डाइपोल मोमेंट जो यहां पे हम इसको स्मॉल m से लिखते हैं, वो क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, एनी वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एनी वन ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। बात खत्म, बात खत्म। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। वो क्या आया, QM इंटू ट्वाइस L वेक्टर, जहां पे ये QM क्या है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोल, है कि नहीं। अभी अगर मुझे कोई पूछे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये बार मैग्नेट की क्या होगी, तो भाई डाइपोल मोमेंट की, यहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां पे देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव होती थी ना, यस और नो, क्योंकि हमने साउथ पोल को क्या माना है, नेगेटिव, और नॉर्थ पोल को क्या माना है, पॉजिटिव। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जरा सोच के बताओ, इसकी भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो साउथ से लेके नॉर्थ, मतलब कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव, है कि नहीं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसको मैं अगर मैग्नेट में दिखाऊं तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन of bar magnet, and that is the south to north, from south to north, yeah, yes or no, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गई उसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, क्लियर है ना, बहुत ही आसान है इसको समझना, एकदम आसान है, आप अगर समझ पाओ तो बहुत ही आसान तरीका है इसको कंपेयर करते जाना, यस और नो। तो देखो हमने क्या देख लिया, बार मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट देख ली, बार मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट कितनी आई, तो भाई साहब QM टाइम्स ट्वाइस L, यहां पे QM क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, यस और नो। देखो ये आपके स्टडी में ये एक्स्ट्रा चल रहा है, यस और नो, इसके बाद का जो भी है ना वो आपकी स्टडी में है, लेकिन वो फॉर्मूला अगर डिराइव करना है टॉर्क, तो आपको ये समझना बहुत ही जरूरी होगा, इसी के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, यस और नो। तो हमें क्या करना है, ये साउथ को हमें नेगेटिव अज्यूम कर लेना है और नॉर्थ को पॉजिटिव, और हमें ये तो देख लिया कि यही दो पोल के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, तो इसी को हम डाइपोल की तरह ट्रीट करें, तो इसको मैं QM मैग्नीट्यूड, इसको भी QM मैग्नीट्यूड मानेंगे, और उन दोनों को मैंने सेपरेट कर, नॉर्थ पोल को QM से डिनोट कर दिया और इसको भी, साउथ को भी QM से डिनोट कर दिया, दोनों के बीच का सेपरेशन ट्वाइस L है, तो यही वाला पॉइंट अप्लाई किया तो हमें इसका डाइपोल मोमेंट मिल गया, यस और नो, इसका डाइपोल मोमेंट हमें मिल गया, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अगर ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हो आपको, अगर कंपैरिजन अभी समझ में आ गई हो, तो अब आगे बढ़ेंगे टॉर्क की ओर, जो हमें यहां पे निकालना है, यस और नो, जो आपके सिलेबस में है, गुजरात बोर्ड में है, एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो समझ में आ गया, कूलम्ब फोर्स म्यू0 अपन 4 पाई इंटू QM1 इंटू QM2 डिवाइड बाय R², जहां पे QM क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, यस और नो। नॉर्थ को आप पॉजिटिव मान लो, साउथ को आप नेगेटिव मान लो, अगर आपको उसके साथ कंपेयर करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन के लिए साउथ को नेगेटिव मान लो, नॉर्थ को पॉजिटिव मान लो, तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट जो भी डाइपोल है उसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी आपको समझ में आ जाएगी, वो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, साउथ को नेगेटिव माना है, नॉर्थ को पॉजिटिव माना है, तो डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो चलिए अभी टॉर्क की बात करेंगे। सो टॉर्क और बार मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो अभी इसी के लिए मैंने आपको ये जो दो स्लाइड यहां पे चलाई ना, वो इसी के लिए चलाई थी ताकि आप कंपेयर कर पाओ और इसका आंसर आसानी से दे पाओ। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि भाई अभी ये जो बार मैग्नेट है ना, वो हमारे लिए है तो डाइपोल, तो वहां पे जरा याद करो कि डाइपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना आता था और वो कैसे डिराइव किया था, बस वही कंसेप्ट यहां पे लगाना है। भाई अभी ये जो नॉर्थ है ना, वो मेरे लिए नॉर्थ नहीं है, मेरे लिए ये क्या है, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है, तो मैं इसको QM लिखूंगा।
ये भी मेरे लिए क्या है, ये साउथ पोल नहीं है, ये साउथ पोल नहीं है मेरे लिए, ये क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है। तो इसको भी मैं QM लिखूंगा क्योंकि दोनों एक ही मैग्नेट के दोनों पोल है, तो दोनों की लेंथ भी बराबर होगी, दोनों का स्ट्रक्चर मटेरियल भी सेम होगा। तो इसकी भी पोल स्ट्रेंथ कितनी QM और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ कितनी QM। अभी सोचो, इसको आप चार्ज की तरह कंसीडर कर लो, इसको आप चार्ज की तरह कंसीडर कर लो। कहीं से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिख रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे आप समझ सकते हो कि QM के ऊपर, क्योंकि ध्यान से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को देखोगे तो फील्ड लाइंस हमेशा किसी बार मैग्नेट के बाहर देखोगे तो फील्ड लाइन, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है कि नहीं। फील्ड लाइन अंदर देखोगे तो साउथ से नॉर्थ जाती है। तो यहाँ पे फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है उस हिसाब से आप पता लगाओ, तो यहाँ पे बहुत सारे नॉर्थ पोल होने चाहिए और यहाँ पे बहुत सारे साउथ पोल होने चाहिए। तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने यही तो बोला था, याद करो ना थोड़ा, मैंने यही तो बोला था कि आपको नॉर्थ पोल को एक पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करना है और ये साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करना है, या सुनो। और वहां पे भी देखो फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती थी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती थी, या सुनो। अगर पैरेलल फील्ड लाइन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव होने चाहिए। तो इसी तरह तो ट्रीट करो इसको। इसी तरह आपको देखना है कि हमारे लिए नॉर्थ पोल जो भी है वो एक QM पोलैरिटी का चार्ज है नहीं, लेकिन अज्यूम करना है वो QM पोलैरिटी का चार्ज है और उसके ऊपर भी कोई फोर्स लगेगा, यस और नो। QM पोलैरिटी का चार्ज है, नॉर्थ पोल का चार्ज है तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, साउथ पोल वाला चार्ज है तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है। तो चलो ये नॉर्थ पोल है, मतलब कि ये तो मेरे लिए पॉजिटिव चार्ज है, ये साउथ पोल है, मतलब कि ये तो मेरे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, यस और नो। अभी देखो नॉर्थ पोल यहां पे, तो ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहां होंगे, इस ये तरफ साउथ पोल होंगे तो इसका मतलब बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हम यहां मान सकते हैं। अभी देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो सोचो जरा ये नॉर्थ पोल के ऊपर ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, ये डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है कि नहीं। इसीलिए मैंने बताया कि नॉर्थ पोल को एक चार्ज की तरह ट्रीट करो, और नॉर्थ पोल है तो उसको पॉजिटिव चार्ज मान लो, साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज मान लो, चीजें आसान हो जाएगी समझने में, यस और नो, क्लियर हुआ। तो इसके ऊपर नॉर्थ पोल के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सी डायरेक्शन में चार्ज लगेगा, देखो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में मैंने दिखाया है। सिमिलरली नीचे वाले साउथ पोल के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और यहां के जो नेगेटिव है वो सारे नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यस और नो। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। याद आया कुछ ऐसा ही वहां पे देखे थे, याद आया कुछ, वो डाइपोल, वो यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल को किसी एंगल के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, सारी कहानियां इसी के साथ मेल खाएगी, देख लो, है कि नहीं, ऐसा ही कुछ आया था। और वहां पे हमने बताया भी था कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना होता है, 0। और यहां पे भी आप ऐसा बोल सकते हो, अगर आप ये ट्वाइजर को बहुत ही सूक्ष्म ले लो, बहुत ही छोटी ले लो, यस और नो, तो तब यही पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन में एफएम और उतना ही मैग्नेट का फोर्स यही पॉइंट के ऊपर, तो नेट फोर्स कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, है कि नहीं, यस सुनो। लेकिन हमें वो नेट फोर्स नहीं देखना है, हमें तो यहाँ पे टॉर्क लगाना है। बात तो सही है ना, ध्यान से देखो, ये नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, ध्यान से देखो, वो फोर्स किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, देख रहा है ये ट्राइंगल, ये 90 डिग्री बनाना, वैसा वहां पे भी तो किया था। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, दिख रहा है ट्राइंगल, या सुनो। तो ये जो एफएम लगा ना, ये एफएम, ये पर्टिकुलरली आप देखोगे तो किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, या सुनो, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डॉटेड लाइन से हमने शो किया है, या सुनो। वापस इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं और स्केल का इस्तेमाल करता हूं, ध्यान से देखते जाओ। तो ये हो गया ये परपेंडिकुलर लाइन, और यहीं पे ये वाली भी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, आप समझ में आएगा, क्लियर है। चलो तो आ जाओ, अभी इसी की बात करेंगे। तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन,
आप समझ रहे हो? तो ये जो एफएम लग रहा है ना, ये एफएम, ये किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, यस और नो? और यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये जो एफएम लग रहा है ना, ये एफएम भी तो किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है। ये एफएम की बात करो तो वो भी तो किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, यस और नो? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? टॉर्क होता है। मतलब कि ये फोर्स की वजह से ये नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा और ये डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? यस और नो? लगाना टॉर्क, लगाना, अरे लगा, टॉर्क लगा, लग गया टॉर्क। अभी वही तो टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं? ये मान लो कि ये सेंटर पॉइंट है तो ये रोटेट होगा ये डायरेक्शन में और अलाइन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और तब जाके उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क जीरो होगा। वहां पे भी तो ऐसा ही होता था, एक डाइपोल होता था, टॉर्क लगता था ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन तब तक लगता था जब तक वो डाइपोल अरेंज ना हो जाए फील्ड की डायरेक्शन में। तो वही पॉइंट तो यहां पे हो रहा है, यस और नो? वही पॉइंट को लिंक करते जाओ, सारी चीजें आपको समझ में आता जाएगा, यस और नो? तो चलिए टॉर्क मुझे निकालना है। टॉर्क कितना लगेगा इसके ऊपर? मान लो कि ये जो टॉर्क लग रहा है वो टाउ है, टाउ टॉर्क लग रहा है। अभी ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितना, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा, यस और नो? समझ सकते हो आप ये? ठीक है, तो टॉर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है, यस और नो? तो मान लो कि लगने वाला टॉर्क मैं यहां पे लिखता हूं, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स जो लग रहा है एफएम के बराबर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई साहब? बहुत आसान है। कितना होगा? अभी अगर याद आ गया हो तो वहां पे भी ऐसा ही था, ट्वाइस ए साइन थीटा। यहां पे भी यही होगा। यहां से देखो साइन थीटा को निकालो। साइन थीटा कितना लिख सकता हूं मैं यहां पे? साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाली कितनी है जो निकालना है वो परपेंडिकुलर बाजू, ठीक है? और उसको मैं मान लेता हूं, लेट्स से इट इज एच, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच माना, तो एच अपॉन हाइपो कितना हो गया? ट्वाइस एल। तो एच कितना मिलेगा हमें यहां से? ट्वाइस एल इंटू साइन थीटा, है कि नहीं? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ट्वाइस एल साइन थीटा है, यस और नो? हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? अच्छा, फोर्स कितना लगेगा भाई साहब? इसको हमने क्या अज्यूम किया है? पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं? क्यूएम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज जो है पोल स्ट्रेन, पॉजिटिव जैसे कोई साइन है नहीं, लेकिन कंपैरिजन के लिए हमने इसको अज्यूम कर लिया है, ठीक है? तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? मैंने अभी ही बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था? मैंने अभी ही बताया था। क्या बताया था? लगने वाला फोर्स। मैंने बोला था ना कि वहां पे फोर्स Q इंटू ई के बराबर होता है, तो यहां पे यही फोर्स आप क्या मान सकते हो? QM इंटू मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर, है कि नहीं? तो यहां पे यही FM को मैं क्या लिखूं? QM इंटू B लिख देता हूं, यस नो? तो यही FM को मैं क्या लिखूंगा? QM इंटू B। अभी के लिए हम इसके ऊपर लगने वाले टॉर्क की बात कर रहे हैं। वैसे दोनों के ऊपर सेम लगेगा, जितना इसके ऊपर लगेगा उतना इसके ऊपर, क्योंकि दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम और दोनों लगने वाले एफएम भी सेम होंगे, यस और नो? लेकिन ये एफएम कितना होगा? तो मैंने यहां पे लिखा QM इंटू बी के बराबर होगा, ठीक है? तो इसको लिख दो, ये हो गया ट्वाइस एल साइन थीटा। लेकिन बच्चों जरा इसको एडजस्ट करते हैं, ये QM इंटू ट्वाइस एल वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं, इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या कुछ याद आया? ये QM इंटू ट्वाइस एल क्या हो जाता है? उत्तरी QM इंटू ट्वाइस एल तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाती है कि नहीं? तो इसको रिप्लेस कर दो यहां पे, तो ये हो जाएगा क्या? M इंटू बी इंटू साइन थीटा, है कि नहीं? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर, टॉर्क भी वेक्टर, और यहां पे साइन थीटा, तो पूरा फॉर्मूला बन गया भाई। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको? M वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ B वेक्टर, है कि नहीं? तो देख लो, ये बार मैग्नेट के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला टॉर्क कितना होगा? M वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ B वेक्टर। याद आया कुछ? वहां पे टॉर्क कितना लगता था? P वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ E वेक्टर। सारी कहानियां उसी तरह तो चल रही है, जरा ऑब्जर्व करो ना। वहां पे डाइपोल मोमेंट को P की तरह देखते थे, यहां पे M से देखेंगे। अगर आप चाहो, आपका खुद का लिस्ट बनाना है फॉर्मूला का, तो वहां पे आप इसी की डाइपोल मोमेंट पे M की जगह पे P लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा?
फॉर्मूला तो वही लगेगा ना। अब आपको समझ में आना चाहिए कि चाहे बार मैग्नेट हो या फिर डाइपोल हो, डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर मतलब दोनों के ऊपर सेम लगेगा तो? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में देखने जाए तो दोनों सेम दिखेंगे। या दोनों का स्ट्रक्चर देखते जाओ ना, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। उसी तरह से तो मैंने यहां पे निकाला है, यही डेरिवेशन वहां पे भी तो देखे थे आप, सेम डेरिवेशन वहां पे देखे थे, यहां पे भी तो वही डेरिवेशन है। यस और नो, सिंपल सा। उसको मैंने क्या बोला, नॉर्थ पोल को QM पोलैरिटी के पॉजिटिव चार्ज से कंसीडर कर लो, और जो साउथ पोल है उसको वही QM पोलैरिटी के नेगेटिव चार्ज से कंसीडर कर लो, बात खत्म। तो ये डाइपोल है, मैग्नेटिक फील्ड जो भी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ये डाइपोल है, उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क का फॉर्मेट सेम होगा, जहां पे वैसे वहां पे देखे थे ना, सेम यहां पे भी आपको मिलेगा। सारी चीजें तो सेम चल रही है, देखो कूलम लो, सेम सेम वाला स्ट्रक्चर। फोर्स सीधा प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के। यहां पे भी हमने क्या मान लिया, नॉर्थ पोल को पोल स्ट्रेन बोला है। ये पोलैरिटी जो भी हमने QM बोली है वो क्या है, मान लो वो कंसीडर कर लो एक चार्ज है, और मैंने बोला कि नॉर्थ को क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव चार्ज, और साउथ को क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव चार्ज की तरह, जिसकी पोलैरिटी कितनी है, QM के बराबर। इस तरह से देखते जाओ तो अपने आप फॉर्मूला सारे बनते जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। फिर चाहे डाइपोल मोमेंट बोले हो बार मैग्नेट की, या फिर चाहे आपको लगने वाला टॉर्क ऑन दी बार मैग्नेट इन दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। यस और नो, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे जो हम स्पेशल केस वगैरह डिस्कस किए थे ना, वो सारे स्पेशल केस यहां पे भी लगा सकते हो। मतलब कि जब भी एंगल 0 होगा तब क्या होगा, जब भी एंगल 90 डिग्री बनेगा तब क्या होगा, वो सारी चीजें आप यहां पे भी लिख सकते हो, वो खुद से कोशिश करो। हाँ, अगर कोई मुझे पूछे कि यहाँ पे ये जो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी तो वो क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी ये साउथ से लेके नॉर्थ वाली डायरेक्शन। यस नो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि साउथ को हमने नेगेटिव अज्यूम किया है। यस और नो, तो आप समझ सकते हो कि जब भी ये एंगल 0 होगा ना, मतलब कि वो सारे पॉइंट यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे नोट्स। पहला पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि व्हेन दिस एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, एट दैट टाइम टेक्निकली देखे तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। और वो आप समझ सकते हो, ठीक है। ये मान लो कि ये हमारा बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो आप समझ सकते हो कि ये डायरेक्शन उसकी फील्ड होगी, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है, ये डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन में फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि ये जब भी ये पूरा मैग्नेट ये फील्ड के अलाइन हो जाएगा तब उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। दिस इंप्लाइज, मैं यहां पे लिखूंगा एक्टिंग टॉर्क या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल्स टू m इंटू बी इंटू साइन 0, मतलब कि 0, तब उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब सिचुएशन कैसी होगी, तब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये हो गया हमारा बार मैग्नेट, और यहां पे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये डायरेक्शन में हमारी डाइपोल मोमेंट है, और फील्ड ये डायरेक्शन में जा रहा है। यस और नो, तो ऐसे केस में दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। और आप समझ सकते हो कि ऐसे केस में sin 90 होता है 1, तब यहां पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा, मतलब कि हम इसको लिखेंगे mb sin 90 डिग्री। यस और नो, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, m इंटू b के बराबर। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर हुआ? तो जो पॉइंट वहां पे लिखे थे ना, वही सारे पॉइंट आप यहां पे भी लिख सकते हो। यस और नो, वो सारे पॉइंट आप यहां पे भी लिख सकते हो। वैसे दो ही पॉइंट वहां पे चर्चा की थी कि ये टॉर्क कब लगना खत्म होगा। जैसे कि मैंने किसी एंगल पे ऊपर ये बार मैग्नेट को छोड़ दिया, तो वो रोटेट होके तब तक उसके ऊपर टॉर्क लगेगा जब तक वो फील्ड के अलाइन ना हो जाए, तब तक उसके ऊपर टॉर्क लगता ही रहेगा। जैसे वो फील्ड के अलाइन हो गया ना, जैसे वो फील्ड के अलाइन हो गया, उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क
जीरो हो जाएगा। या सुनो, मतलब कि आप किसी एंगल के ऊपर छोड़ो 90 से लेके जीरो के बीच में किसी एंगल के ऊपर आप किसी बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म फील्ड में छोड़ते हो तो उसके ऊपर तब तक टॉर्क लगेगा जब तक वो मैग्नेट अलाइन ना हो जाए, फील्ड के अलाइन ना हो जाए, मतलब कि ये वाली कंडीशन ना आ जाए तब तक उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। और कब मैक्सिमम लगेगा? जब उसका एंगल क्या हो? फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री, मतलब कि जब भी आप मैग्नेट को इस तरह से रखोगे, ये नीचे वाला साउथ नॉर्थ, तब उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, वो उसको जब तक अलाइन नहीं हो जाता तब तक उसको रोटेट करवाएगा, है कि नहीं? और इसी कंसेप्ट के ऊपर तो हमारी वो कंपास चलता है ना। आप जैसे ही घूमते हो, मतलब कि आपकी जैसे डायरेक्शन चलती है, घूम गए तो मैग्नेटिक फील्ड में आप कहीं पे घूम गए तो वो उसके अंदर जो सुई होती है ना, नीडल, वो क्या होती है? वापस उसके ऊपर टॉर्क लग जाता है, तो टॉर्क के लगने के कारण वो रोटेट होके वापस अपनी पोजीशन, मतलब कि फील्ड के अलाइन होने की कोशिश करती है। इसी तरह से तो वो कोशिश, उसके ऊपर जो भी टॉर्क लगता है ना, उसको हम रिस्टोरेशन टॉर्क बोल सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा अपने आप को कोशिश करेगी कि वो फील्ड के अलाइन हो जाए। या सुनो, ठीक है, फील्ड के अलाइन होने की कोशिश करती है। अगर आप यहाँ पे नीडल रखोगे तो भी आपको सेम चीज दिखेगी जिसकी मैं बात करने वाला, ठीक है, बात कर रहा था। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया है। इन दोनों के बीच की जो जो लिंक है ना, वो यही है कि आपको नॉर्थ पोल को ना पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करवाना है एंड साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करवाना है। बस दैट्स इट। इतना सिर्फ माइंड में क्लैरिटी लाके दो, लेके आओ, तो अपने आप ये सारे जितने भी सारी चर्चा हम टॉर्क की करेंगे, इसके आगे आने वाले जितने भी चर्चा होगी वो सारी आसान हो जाएगी आपके लिए। यस और नो? क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।